नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मित्रों, हम लोगों ने कल पढ़ा, स्वर के बारे में पढ़ा, स्वर के भेद के बारे में पढ़ा, व्यंजन के बारे में पढ़ा, व्यंजन के भेदों के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम किन आधारों पर करते हैं, इनके बारे में आज पढ़ेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण, तो आइए एक हेडिंग बनाते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण। हम हेडिंग बनाते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, यानी व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। इसको हम जानेंगे कि ये आधार कौन कौन से हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधार पर होता है। तो इसमें पहला होता है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, दूसरा प्रयत्न के आधार पर होता है। तो हम पहला क्या होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा होता है आपका प्रयत्न के आधार पर। हमने पढ़ लिया था पिछली कक्षाओं में। तो उच्चारण के स्थान पर हम देखते हैं, उच्चारण के स्थान पर हमारा होता है क्या, उच्चारण के स्थान पर कंठ होता है, तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है, ओष्ठ होता है, दंत होता है, दंत्य होता है, ओष्ठ होता है, कंठ्योष्ठ होता है, दंत्योष्ठ, और वर्ष होता है। इस तरह से हम इन आधार उच्चारण के स्थान पर हम व्यंजनों को इन आधारों पर हम बांट सकते हैं। कंठ मतलब जो हमारे कंठ से बोला जाता है, तालव्य जो हमारे ताल से बोला जाता है, मूर्धन्य जो होता है हमारे जो जब जीभ हम बोलते हैं तो जीभ हमारे पीछे की तरफ मुड़ जाती है, मुड़ करके जब घर्षण के द्वारा जो वायु बाहर निकलती है, बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती है, अवरोध उत्पन्न होती है, तो वही मूर्धन्य होता है। दंत्योष्ठ होता है जो हमारे दांतों को टच करके जो जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह दंत्योष्ठ हो जाता है। और ओष्ठ जो होता है जो हमारे होठों के द्वारा बोला जाता है, जैसे प फ ब भ बोलते हैं तो हमारे दोनों होठ सट जाते हैं, इसलिए इन वर्णों को ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। और कंठ्योष्ठ ऐसे वर्ण होते हैं जो कंठ और ओष्ठ दोनों के माध्यम से बोले जाते हैं। आवाज जो निकलती, जिन अक्षरों का हम उच्चारण करते हैं वो हमारे गले से होते हुए गले से भी आवाज आएगी और हमारे कंठ ओठ से भी होते हुए हुआ, यानी इन वर्णों का उच्चारण करने के तो वायु जो है घर्षण करते हुए गले को घर्षण करते हुए बाहर निकलते हैं, इसके साथ साथ ओठों को टच करते हुए उच्चारण होते हैं, इसलिए इसे कंठ्योष्ठ कहा जाता है। और दंत्योष्ठ ऐसे वर्ण होते हैं जो दांतों और ओठों के द्वारा बोले जाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जीवा दांतों को टच करते हैं और हमारे दोनों होठ सट जाते हैं, इस तरह से ये दंत्योष्ठ हो जाते हैं। वर्ष ऐसे वर्ण व्यंजन होते हैं जिसके अंतर्गत हम कुछ ऐसे वर्ण को पढ़ते हैं जिसमें हमारे जो है वर्ष में, जैसे दंतमूल जिसे हम कह सकते हैं। दंतमूल जैसे आपके आ जाते हैं न, स, र, ल, ये व्यंजन जो होते हैं वर्ष कहलाते हैं। हाँ, इसके बाद हम आगे तो अब प्रयत्न के आधार पर भी जो है कि हम पढ़ेंगे। प्रयत्न के आधार पर वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, प्रयत्न के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, प्रयत्न के आधार पर भी वर्ण के जो है दो आधार पर भेद किया गया है। प्रयत्न के आधार पर वर्णों को दो आधारों पर डिवाइड किया गया है, एक आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर यानी प्रयत्न के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा गया है। एक जो होता है आपका प्रयत्न के आधार पर पहला हो जाता है आपका होता है
आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा हो जाता है बाह्य प्रयत्न। पहला क्या हो जाता है? आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। इस तरह से हम उच्चारण के स्थान पर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कंठोष्ठ, दंत्योष्ठ और वस्य में हम बांट सकते हैं। और उसके बाद प्रयत्न के आधार पर भी हम दो आधारों पर हम डिवाइड कर सकते हैं, बाह्य प्रयत्न के आधार पर और आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। अब बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से वर्ण आते हैं? अब बाह्य प्रयत्न के आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हमारे आ जाते हैं जो है अंतस व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अर्ध स्वर, पार्श्विक, लुंठित जो होता है, लुंठित र जो होता है यह बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। हाँ, अर्ध स्वर जो होते हैं वह य और वह होते हैं, लुंठित र होता है। तो इस तरह से जो होता है ये सब व्यंजन होते हैं। और जो पार्श्विक होता है, जो पार्श्विक व्यंजन कल हमने आपको बताया था, पार्श्विक व्यंजन में ल आती है। हाँ, पार्श्विक व्यंजन में ये ध्यान रखिएगा, पार्श्विक, पार्श्विक में ल आता है, पार्श्विक में आपका ल आ जाता है। अर्ध स्वर में अर्ध स्वर य और व, य और व, और लुंठित में र, लुंठित में र आता है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं? पार्श्विक ल, अर्ध स्वर य और वह, लुंठित र, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान अपना रखते हैं। पूछ लिया जाता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, आप बताएंगे ल। अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर में य और वह आते हैं, लुंठित में र आते हैं। अब अर्ध स्वर में य और वह क्यों कहा गया अर्ध स्वर में? ये भी इसका रीजन है, अर्ध स्वर में आखिर य और वह को क्यों रखा गया? अब य और वह, चूंकि य जो है बना होता है किससे? ई प्लस अ से, यानी ई प्लस अ बराबर क्या हो जाता है? य। उ प्लस अ, उ प्लस अ बना होता है व से। ये क्या होते हैं? ये स्वरों के मेल से बने होते हैं, इसलिए इन वर्णों को अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। संधि में आप लोग पढ़ेंगे भी, संधि आपको जब पढ़ाया जाएगा संधि में आप पढ़ेंगे। हाँ, ई प्लस अ बराबर है, उ प्लस अ बराबर हुआ। हाँ, ये संधि का जब आप पढ़ेंगे यहाँ संधि के बारे में, तभी ये सब अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो इस आधार पर अर्ध स्वर ये य और वह अर्ध स्वर कहलाते हैं। लुंठित र होता है, पूछ लिया जाए लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, आप र बताएंगे। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, ल बताएंगे। अर्ध स्वर बताएं, पूछा गया तो आप य और व को बताएंगे। इस तरह से लुंठित पूछ लिया, लुंठित व्यंजन में कौन आते हैं, तो आप बताएंगे क्या? र लुंठित व्यंजन में आते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको नोट्स बनवा दिया जा रहा है। तो आप एक ही हेडिंग बना लीजिए, कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? कंठ व्यंजन, कंठ व्यंजन में बताया गया था आपको, ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है उन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है, लिख सकते हैं, या जिन
जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ के द्वारा होता है या कंठ होता है उसे कंठ व्यंजन कहते हैं, उसे कंठ व्यंजन कहते हैं। अब इसमें कंठ वर्ण में आपके आ जाते हैं आ जाता है क ख ग घ अंग, ये आपके कंठ वर्ण हो गए। इसी तरह अगर आप तालव्य वर्ण की परिभाषा इसी तरह लिख सकते हैं, तालव्य तो अब तालव्य व्यंजन कौन कौन से आ जाते हैं? तालव्य व्यंजन भी लिख लीजिए, तालव्य व्यंजन। अब ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण स्थान तालु होता है उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। लिख सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान ताल होता है इसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे में आप लिख सकते हैं ई त थ द ध न, यश, य और यश, ये क्या हो जाएंगे? ये ताल हो गए। मूर्धन्य लिख लीजिए, मूर्धन्य वर्ण मूर्धन्य व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा जीवा पीछे की ओर मुड़ जाती है, तो ऐसे वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा पीछे की ओर मुड़ जाती है, ऐसे वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे री त थ द ध ड़ र और श, मूर्धन्य श, ये आपके हो गए क्या? मूर्धन्य व्यंजन।
तो इस तरह से क्या हो गया, ये आपके लिए एक नोट्स बन गया। नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको कभी भी आप जरूरत पड़ने पर आप पढ़ सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे। आगे हेडिंग बनाते हैं दंत्य। दंत्य वर्ण या दंत्य व्यंजन। अब इसमें दंत्य व्यंजन में ऐसे वर्ण आते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का आगे का भाग दांतों को टच करता है, तो ऐसे वर्ण क्या हो जाते हैं, दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। या ऐसे जिन व्यंजनों का उच्चारण कर सकते हैं, हाँ, जिन वर्णों का का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग दांतों को स्पर्श करता है, दांतों को स्पर्श करता है। दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। दंत्य व्यंजन लिखिए चाहे वर्ण लिखिए, क्योंकि वर्ण में ही व्यंजन आ जाते हैं, व्यंजन में वर्ण आ जाते हैं। हाँ, दंत्य व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम लिख लेंगे ल, त, थ, द, ध, न और स। ये वर्ण क्या हो जाते हैं, आपके दंत्य वर्ण हो जाते हैं। ओष्ठ वर्ण में लिख लीजिए आप ओष्ठ वर्ण व्यंजन के बारे में भी। ओष्ठ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे दोनों होठ, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ आपस में स्पर्श होते हैं ऐसे वर्णों को ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन कहा जाता है। जैसे उ, प, ह,
म। तो इस तरह से ये ओष्ठ व्यंजन हो गए हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आइए आगे हेडिंग बनाते हैं। कंठ्योष्ठ। कंठ्योष्ठ। कंठ्योष्ठ व्यंजन में आप लिखेंगे यानी जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ होता है, तो ऐसे वर्ण, तो ऐसे वर्णों को कंठ्योष्ठ कहा जाता है। कंठ्योष्ठ कहा जाता है। जैसे हम आप लिख सकते हैं, जैसे जैसे लिख लीजिए आ, ओ, औ। ये आ, ओ, औ जैसे आप इंग्लिश ज्यादा करके अ का प्रयोग इंग्लिश अंग्रेजी के अक्षरों में किया जाता है। तो ये कॉफी, टॉफी, हाँ, तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये कंठ्योष्ठ हो जाता है। ओ, औ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और ओष्ठ दोनों के माध्यम से होता है। तो इस तरह से क्या हो जाते हैं, कंठ्योष्ठ वर्ण हो जाते हैं। आइए हम दंत्योष्ठ के बारे में लिखते हैं। हेडिंग बनाइए अगला, दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ के बारे में पढ़ते हैं। इसे आप कंठोष्ठ भी लिख सकते हैं, इसे आप कंठोष्ठ भी लिख सकते हैं, इसे आप कंठोष्ठ भी लिख सकते हैं। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ दोनों मिलाकर कंठोष्ठ भी लिख सकते हैं। दंत्योष्ठ, कंठोष्ठ, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। कंठोष्ठ या कंठ्योष्ठ दोनों भी लिख सकते हैं। कंठ्योष्ठ, कंठ्योष्ठ या कंठोष्ठ, दंत्योष्ठ या दंतोष्ठ भी लिख सकते हैं। इस तरह से अब दंत्योष्ठ में जैसे नाम से ही पता जाता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ दोनों के माध्यम से होता है, तो ऐसे वर्णों को दंत्योष्ठ वर्ण कहा जाता है। इसमें ज्यादा करके आपके दंत्योष्ठ में पहले आप लिख लीजिए, ऐसे वर्ण या जिन
जिन वर्णों का उच्चारण दांत और ओष्ठ, दंत और दांत और ओष्ठ, दंत लिखिए, दंत और ओष्ठ के द्वारा होता है तो ऐसे वर्णों को दंत्योष्ठ कहते हैं। जैसे हम लिख लीजिए आप दंत्योष्ठ में आपका जैसे व का उच्चारण करते समय व का उच्चारण जब हम करेंगे दांतों और ओष्ठ दोनों के माध्यम से होता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, यह वह दंत्योष्ठ वर्ण हो जाता है। तो इस तरह से हमने दंत्योष्ठ के बारे में पढ़ा, यानी ये उच्चारण के स्थान आधार पर हो गए। अब यानी उच्चारण के स्थान पर हमने ये पढ़ा, उच्चारण के स्थान पर क्या, अभ्यांतर के आधार पर हमने ये पढ़ा। उच्चारण के स्थान पर हो गया, उच्चारण के स्थान पर हमने दो भेद बढ़ाए थे, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर और बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर हमने पढ़ा, अब हम आप पढ़ते हैं क्या, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। आगे डस्टर तो इसको हम इसके साथ ले लीजिए, हम इरेज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। एडी बना लीजिए, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण। अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण, तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजनों का उच्चारण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। यानी बाह्य प्रयत्न के आधार पर इसमें आ जाते हैं, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें लिख सकते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण निम्न प्रकार के होते हैं, अब वाय प्रयत्न के आधार पर हमने बताया, वाय प्रयत्न के आधार पर आपके हो जाते हैं, आपके इसमें पहला हो जाता है आपका अघोष। पहला क्या हो जाता है, अघोष। दूसरा सघोष। सघोष को हम घोष भी कह दे सकते हैं, अघोष सघोष। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं क्या, अल्प प्राण। चौथा है महाप्राण। तो इस तरह से हम बाह्य प्रयत्न के आधार पर क्या हो जाते हैं, बाह्य प्रयत्न के आधार पर हम ये चार आधारों पर हम इसको वर्णों का हम उच्चारण कर सकते हैं। अब देखिए, अब अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। अब अघोष में क्या आ जाते हैं, अघोष में आपको एक चूंकि अच्छा तो आपके कई हैं, हाँ, तो इनको हम आपको चूंकि अघोष में उच्चारण करते समय अब हमें तो पता नहीं चलता, अब देखने के बाद भी हम भूल जाते हैं, तो कुछ ट्रिक के माध्यम से
कुछ ट्रिक हैं, उन ट्रिकों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ऐसे व्यंजनों को आप कभी नहीं भूलेंगे। अघोष में आपके लिए अघोष में आप ध्यान रखेंगे, अघोष में आपका पहला और दूसरा वर्ण, अघोष में पहला और दूसरा व्यंजन, यानी अघोष में क्या जाता है, क्योंकि आपको 5 वर्गों में बांटा गया है, बताया गया वर्णों को 5 आधारों पर डिवाइड किया गया है, यानी 5 वर्गों में बांटा गया है इस पर व्यंजनों को, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो इन अक्षरों को, अब इन अक्षरों में जैसे अब ये क, ख, ग, घ, अंग, अब इन अक्षरों कौन अघोष है, कौन सघोष है, कौन अल्पप्राण है, कौन महाप्राण है, क्या हम बता सकते हैं? हमें कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर करके एग्जाम के समय, ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, कौन अल्पप्राण है, कौन महाप्राण है, कौन घोष है, कौन अघोष है। तो हम देखिए ध्यान से, ये पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा अक्षर जो होता है ये आपका अघोष होता है, पहला और दूसरा व्यंजन क्या हो जाता है, अघोष होता है। और जो तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला और दूसरा, ये क्या हो गए आपके अघोष हो गए। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या हो गए, ये घोष हो गए, ये क्या हो गए, ये अघोष, और ये क्या हो गया, घोष। अब बात आ जाती है अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, अब इसमें हम कैसे चाहते हैं? तो अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, पहला यानी कौन कौन सा अक्षर, पहला यानी ये पहला, तीसरा और ये पांचवा अक्षर, यानी 1, 3, 5, पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या हो जाते हैं, ये आपके अल्पप्राण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अल्पप्राण। और आपके पहला, तीसरा, पांचवा, यानी पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, बचे कौन कौन से, ये और ये, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा क्या हो जाता है, महाप्राण हो जाता है। दूसरा और चौथा क्या है, 24 नंबर, ये 24 नंबर, 135 नंबर, ये 12 नंबर, ये 345 नंबर। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है आपका अघोष में, क्या आ जाता है 12, 1 और 2, यानी 12 नंबर याद किए रहिए, 12 नंबर। और सघोष में आप याद करिए 345 नंबर, 345 नंबर। और अल्पप्राण में आप याद कर रहिए 135 नंबर, 135। और आप महाप्राण में, महाप्राण जो होता है, यहाँ अल्पप्राण है, ये क्या है, महाप्राण, महाप्राण। तो महाप्राण में आप किस नंबर को याद कर रखेंगे, 24 नंबर। ये आप ध्यान रखेंगे इन नंबरों को, काफी आपको आसानी मिलेगी। हाँ, और आप अंगूठे के अनुसार आप इसको अल्पप्राण, महाप्राण को बांट सकते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, यानी अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, 5 अक्षर होते हैं। तो पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा अल्पप्राण। तो इस तरह से हम इसको भी याद कर सकते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। हम अल्पप्राण, महाप्राण तो याद कर लेंगे, लेकिन वही दिक्कत आ जाती है किसमें, घोष और अघोष में। कौन अघोष है, कौन महाप्राण, सघोष है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अगर पूछ लिया जाए कौन अघोष अल्पप्राण है, अघोष अल्पप्राण व्यंजन के बारे में पूछ लिया जाए, अघोष महाप्राण के व्यंजन पूछ लिया जाए, हाँ, तो घोष महाप्राण, घोष अल्पप्राण, ये सब अगर पूछ लेता है तो इन सब में कंफ्यूजन होने लगता है। तो इस तरह से इन नंबर को याद रखेंगे आप, अल्पप्राण के बारे में आपको पता हो जाएगा, महाप्राण के बारे में पता हो जाएगा, और अल्पप्राण अघोष के बारे में भी पता हो जाएगा, कौन अल्पप्राण और घोष व्यंजन है, कौन अल्पप्राण जो घोष व्यंजन है,
इनके बारे में भी हम पता कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गए, प्रयत्न के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण हमने पढ़ा। क्या, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो अघोष के अंतर्गत 1 2 पहला और दूसरा व्यंजन अघोष के अंतर्गत मतलब क्या, आपका पहला दूसरा क है। पहला दूसरा व्यंजन क्या आ गया। अब इसे स्क्रीनशॉट लेकर के आप हटा सकते हैं। आगे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो इसे हम हटा देते हैं। तो हमने बताया क्या, पहले आपको अघोष, अघोष में पहला कौन कौन सा अक्षर है, पहला और दूसरा, यानी क ख। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर अघोष होता है। लिख सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, पहला व दूसरा अक्षर क्या होता है, अघोष होता है। और सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ग घ। अब इसमें लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, क ख। अघोष में लिख सकते हैं क्या, यहाँ देख लीजिए, अघोष में क्या आ जाएगा, अघोष में कौन कौन सा आ जाएगा, क ख च छ ट ठ त थ प फ। इस तरह से क ख च छ ट ठ त थ प फ क्या हो गया, ये अघोष हो गया। क्या हो गया, अघोष हो गया। अघोष के बाद सघोष या घोष, सघोष या घोष। सघोष या घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या हो जाता है, आपका सघोष हो जाता है। हाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, यानी आपका क्या हो गया, ग घ अंग, ज झ ञ, ड ढ र, ग ध न, ब भ म। ये क्या हो गया, आपका सघोष हो गया। अब इसी तरह आपका अल्पप्राण, अल्पप्राण भी आप देख सकते हैं। अल्पप्राण में अब पहला आपको नंबर बता दिया गया 1 3 5, 1 3 5, यानी क ग अंग, क ग अंग। ये इसके बाद आ जाते हैं आपका च ज ञ, इसके बाद आते हैं ट ड ड, त द न, प ब म। तो इस तरह से क्या हो जाती है, अल्पप्राण हो गए। अब महाप्राण भी इस तरह से हम लिख सकते हैं। महाप्राण में महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, दूसरा और चौथा, यानी ख घ, छ झ, ठ ढ, थ ध, प भ। इस तरह से क्या हो जाते हैं, ये महाप्राण हो जाते हैं। अघोष हो गए, सघोष हो गए, अल्पप्राण हो गए, महाप्राण हो गए। तो इस तरह से हम ये अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये इस नंबर को आप ध्यान रखेंगे, इस नंबर को ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इन नंबरों के आधार पर आप पहचान लेंगे 1 2 से मतलब पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, 3 4 से प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, और अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, महाप्राण में दूसरा, चौथा अक्षर, यानी 24 नंबर, 135 नंबर, 12, 345, 135, 24,
इस नंबर के आधार पर हम अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण व्यंजनों के बारे में हम बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आसान से, कितनी आसानी ढंग से हमने आपको अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के व्यंजनों के बारे में बताया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। आगे हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, डिलीट कर देते हैं। तो आइए हम पढ़ लेते हैं अब। अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण और सघोष महाप्राण के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो अघोष अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, यानी इसमें लिख सकते हैं, यानी इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, पहला अक्षर, पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग पहला वर्ण में इसे आपके आ जाते हैं क, च, ट, प। ये प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर क, च, ट, प। ये क्या होता है आपका अघोष अल्पप्राण होता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, दूसरा वर्ण लिख लीजिए। दूसरा वर्ण यानी अघोष महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष महाप्राण होता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर में आप लिख सकते हैं क्या? ख, छ, ठ, थ, फ। ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर क्या हो जाता है आपका? अघोष महाप्राण। और आपके हो जाता है सघोषाल प्राण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर लिख सकते हैं आप यहाँ। प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, तीसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण में क्या आ जाएगा आपका? ग, ज, ड, द, भ। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर ग, ज, ड, द, ब, ये क्या हो जाता है? सघोष या घोष अल्पप्राण। और इसी तरह सघोष या घोष महाप्राण लिखिए। सघोष या घोष, सघोष या घोष महाप्राण, महाप्राण, सघोष या घोष महाप्राण। अब इसमें क्या लिखेंगे आप? इसमें प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर या चौथा वर्ण, चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण क्या हो जाता है? सघोष महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर सघोष महाप्राण क्या आ जाएंगे आपके? घ,
झ ढ ढ भ। तो ये क्या हो जाते हैं, प्रत्येक वर्ग का आपको अल्प प्राण अघोष या अघोष अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प, अघोष महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर ख छ ठ ठ ह, सघोष या घोष अल्प प्राण, चाहे अगर घोष अल्प प्राण पूछ ले चाहे सघोष अल्प प्राण पूछ ले तो आप प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर ग ज ड द ब को बताएंगे। अगर प्रत्येक वर्ग का सघोष या घोष महाप्राण अगर पूछ लिया जाता है या घोष महाप्राण पूछ लिया जाए या सघोष महाप्राण अगर पूछ लिया जाए तो आप प्रत्येक वर्ग के चौथा अक्षर हमेशा ध्यान रखें, प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर हाँ घ झ ध ध भ, ये आपके प्रत्येक वर्ग के चौथे अक्षर हैं। घ झ ढ ध भ ये प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर होता है। ये क्या होता है, सघोष महाप्राण या घोष महाप्राण। अब हम इसके बारे में नासिक वर्ण को भी बारे में पढ़ लेते हैं। नासिक के व्यंजन, नासिक के वर्ण क्या होता है, नासिक के वर्ण, नासिक के वर्ण। अब ऐसे वर्ण का उच्चारण जिसके द्वारा जिनका उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है, हाँ, जैसे गांव, नाव, पांव, हाँ, तो ये सब क्या हो जाते हैं, नासिक के वर्ण हो जाते हैं। इन नासिक वर्णों में प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक वर्ण में आ जाते हैं क्या, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। अंग यण न म क्या होता है, अंग य ण न म, ये प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अंग यण न म, ये हो जाते हैं आपके नासिक के वर्ण हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे नासिक वर्ण के बारे में। क्या होता है, पांचवा प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है अंग यण न म, ये आपके नासिक वर्ण हो जाते हैं। इसमें से कुछ वर्ण आ जाते हैं आपके, जैसे आगत वर्ण आ जाते हैं, हाँ, आगत वर्ण, हाँ, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो दूसरी भाषाओं से हमारे भाषा में प्रयोग हो जाते हैं। कुछ गुजराती भाषा होते हैं, हाँ, र हाँ, इन वर्णों को उच्छिष्ट वर्ण भी कहा जाता है। आगत वर्ण, उच्छिष्ट वर्ण, इस तरह से हम इनको कह सकते हैं। अयोगवा, अनुनासिक वर्ण, अनुस्वार और अनुनासिक। अयोगवा के बारे में जान लेते हैं। अयोगवा, अयोगवा, अयोगवा में अनुनासिक वर्ण आते हैं और अनुस्वार, अनुस्वार अनुनासिक, हाँ, अनुस्वार और विसर्ग कर सकते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग। ये अनुस्वार जिसमें अंग की मात्रा होता है, हाँ, और अनुस्वार और विसर्ग जो होता है अह, अंग और अह, अंग और अह क्या हो जाता है, ये अयोगवा स्वर हो जाते हैं। अंग और अह ये हो जाते हैं क्या, अयोगवा, अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण। इस तरह से अयोगवा के बारे में हमने पढ़ा। और उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में भी आप लिख सकते हैं। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट वर्ण या उच्छिष्ट व्यंजन, र और ढ, ये र और ढ को उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। तो इस तरह से उच्छिष्ट व्यंजन, ये उच्छिष्ट व्यंजन ये गुजराती भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग में आया है, र और ढ। तो इस तरह से क्या होता है, उच्छिष्ट व्यंजन में र और ढ आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिए। इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।